हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 आवर अ डे इज इनफ बाय ब्रायन ट्रेसी। यह किताब उस सबसे खतरनाक भ्रम को तोड़ती है कि बड़ी सफलता के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी उलट पुलट करनी पड़ेगी। सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं पहली सांस में हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सफलता की जो तस्वीर बनी हुई है वह बहुत डरावनी है। उन्हें लगता है कि या तो सब कुछ बदलो या कुछ भी मत बदलो, और यही सोच उन्हें कुछ भी बदलने नहीं देती। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, मेरे पास टाइम कहाँ है, नौकरी, घर, रिश्ते, थकान और फिर गिल्ट। यह किताब वहीं से पकड़ती है जहां आप बहाने बनाते हैं। और यह लाइन सुनकर थोड़ा असहज लगेगा, समस्या आपके पास समय की नहीं है, समस्या आपके पास ईमानदारी की है। लेखक बहुत सीधे शब्दों में कहता है कि अगर आप रोज 1 घंटा भी सही दिशा में लगा दें तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सुनने में यह लाइन बहुत नरम लगती है, लेकिन असल में यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर यह सच है तो फिर आपके सारे बहाने झूठे हो जाते हैं और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। क्योंकि यह मान लेना कि 1 घंटा काफी है, इसका मतलब यह मान लेना है कि अब जिम्मेदारी आपकी है। अब आप सोच रहे होंगे 1 घंटा, उससे क्या ही हो जाएगा। यही सबसे आम गलत धारणा है। लेखक कहता है कि लोग समय को उसकी मात्रा से आंकते हैं, उसकी गुणवत्ता से नहीं। 1 घंटा अगर बिना दिशा के है तो वह सच में बेकार है, लेकिन वही 1 घंटा अगर पूरी स्पष्टता के साथ है तो वह कॉम्पाउंड होना शुरू करता है। ठीक वैसे ही जैसे पैसा, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी 1 घंटा निकालने की कोशिश की है, लेकिन बिना योजना के, बिना लक्ष्य के, और फिर आपने खुद से कहा, देखा, कुछ नहीं होता। यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। लेखक इशारों में नहीं, सीधे कहता है, लोग मेहनत से नहीं डरते, लोग कंसिस्टेंसी से डरते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज खुद के सामने आईना रखना, रोज देखना कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। और यह काम ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार जोश में आकर शुरुआत की और फिर चुपचाप छोड़ दी, और फिर खुद को समझाया कि मेरी सिचुएशन अलग है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत सिंपल लेकिन ब्रूटल फ्रेमवर्क देता है। वह कहता है कि आपकी जिंदगी वहीं जाती है जहां आपका रोज का 1 घंटा जाता है। अगर वह घंटा डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है तो आप वहीं फंसे रहेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, आपका फोन आपको रोज कितने घंटे खा जाता है, और फिर आप कहते हैं कि 1 घंटा नहीं मिलता। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, समय नहीं, प्राथमिकता नहीं मिलती। लेखक एक और गलत धारणा तोड़ता है। लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर एक्शन होगा। वह कहता है कि यह उल्टा है, पहले एक्शन, फिर मोटिवेशन। 1 घंटा रोज बैठना, चाहे मन करे या नहीं, यही असली काम है। यह कोई इंस्पिरेशनल कोट नहीं है, यह एक चेतावनी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप इंतजार ही करते रह जाएंगे, और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। अब कहानी आती है, लेकिन ध्यान से सुनिए, यह कहानी नहीं, यह आप हैं। लेखक एक ऐसे आदमी का जिक्र करता है जो रोज 1 घंटा अपने स्किल पर काम करता है, जबकि बाकी लोग अगले बड़े मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। सालों बाद वही आदमी आगे निकल जाता है, और बाकी लोग कहते हैं लकी था। नहीं, वह लकी नहीं था, वह कंसिस्टेंट था। आपने भी किसी को ऐसा कहते सुना है ना? और शायद खुद भी कहा है। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप रोज 1 घंटा नहीं बदलते तो आपकी जिंदगी अगले 5 साल भी वैसी ही रहेगी। यही डर है, और यह डर आपको जगाने के लिए है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देता है कि 1 घंटा कोई भारी कमिटमेंट नहीं है। भारी कमिटमेंट तब होता है जब आप सालों बाद पछताते हैं। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। एक और बहुत सतल लेकिन डेंजरस पॉइंट आता है। लेखक कहता है कि लोग अपने 1 घंटे को फ्री टाइम समझते हैं, और फ्री टाइम कभी डिसिप्लिन से इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए वह कहता है, इसे अपॉइंटमेंट बनाओ अपने साथ। यह लाइन छोटी है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं।
अगर आप खुद को अपॉइंटमेंट के लायक नहीं समझते तो फिर आप क्या हैं? यह सवाल चुभेगा। धीरे धीरे समझ बनती है। आप सोचते हैं ठीक है, 1 घंटा मैं निकाल सकता हूं। आप आजमाते हैं 2-3 दिन, फिर थकान आती है, फिर आप अटकते हैं, फिर गलती होती है, फिर आप स्किप करते हैं, और यही किताब असली काम करती है। लेखक कहता है गलती होना फेलियर नहीं है, रुक जाना है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती को बहाना बना लेते हैं। यहां एक छोटी जीत दिखती है। जब आप चौथे 5वें दिन भी बैठते हैं बिना मोटिवेशन के, सिर्फ डिसिप्लिन से, और वह 1 घंटा आपको थोड़ा मजबूत बनाता है। बहुत नहीं, लेकिन इनफ, और यही इनफ कॉम्पाउंड होता है। यह सुनने में शांत लगता है, लेकिन इसके नीचे एक तूफान है। क्योंकि अगर यह सच है तो फिर आपकी पूरी सेल्फ इमेज गलत हो सकती है। और यहीं से एक असहज सवाल उठता है, अगर 1 घंटा सच में काफी है तो आपने अब तक क्यों नहीं किया? डर किस बात का है? असफल होने का, या यह पता चल जाने का कि आप असल में कितना कर सकते थे? क्योंकि अगले हिस्से में यही डर सामने आने वाला है, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, 1 घंटा निकाल लिया, बैठ भी गए, लेकिन फिर दिमाग भटकता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप हार मान लेते हैं। बाहर से नहीं, अंदर से। वे कुर्सी पर बैठे होते हैं, लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है, और फिर खुद को समझा लेते हैं कि मुझसे फोकस नहीं होता। सच बताऊं, यह लाइन सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है। फोकस कोई जादू नहीं है, यह एक मसल है, और मसल इस्तेमाल से बनती है, सोचने से नहीं। लेखक यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने रखता है। वह कहता है कि आपका दिमाग आपकी मदद नहीं करता, वह आपको बचाने की कोशिश करता है। बचाने की मेहनत से, असहजता से, बॉदम से। इसलिए जैसे ही आप उस 1 घंटे में कुछ मीनिंगफुल करने बैठते हैं, दिमाग अलार्म बजाने लगता है। अचानक फोन जरूरी लगने लगता है, अचानक कोई और काम याद आ जाता है, और आप सोचते हैं शायद अभी सही टाइम नहीं है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मान लेना कि दिमाग आपका दोस्त नहीं है, थोड़ा डराता है। अब ध्यान दीजिए, यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आपने भी महसूस किया है ना, जैसे ही आप कुछ सीरियस शुरू करते हैं, अंदर से रेसिस्टेंस आता है। लेखक इसे रेसिस्टेंस नहीं, सेल्फ सबताज कहता है। और यह शब्द सुनने में हाश है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि आप खुद अपने रास्ते में खड़े हैं, तब तक आप हटेंगे नहीं। यहां एक गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है सख्ती, टॉर्चर। लेखक कहता है डिसिप्लिन का मतलब है क्लैरिटी। जब आपको साफ पता है कि इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, तो दिमाग को बहाने कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए भटकते हैं क्योंकि वे उस 1 घंटे में सब कुछ करना चाहते हैं, और अंत में कुछ भी नहीं करते। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अस्पष्ट लक्ष्य निश्चित असफलता की गारंटी होते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण आता है, लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए। एक आदमी रोज 1 घंटा सीखने के नाम पर बैठता है। कभी वीडियो, कभी आर्टिकल, कभी कुछ और। साल बीत जाता है और कुछ बदलता नहीं। दूसरा आदमी उसी 1 घंटे में एक ही स्किल पर काम करता है, रोज बोरिंग तरीके से। कुछ महीनों बाद फर्क दिखने लगता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी लर्निंग को डिस्ट्रैक्शन बना लिया है ना? सीखने के नाम पर भागना और करने से बचना। लेखक बहुत साफ कहता है, 1 घंटा तभी काम करता है जब वह एक दिशा में जाए। मल्टीटास्किंग उस 1 घंटे का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप उस 1 घंटे को भी शैलो बना देंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी शैलो ही रहेगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, आपने कितनी चीजें आधी अधूरी छोड़ी हैं। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक आपको डराने के बाद एक राहत देता है। वह कहता है परफेक्शन की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी काफी है। और यह लाइन सुनकर लोग गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं तो थोड़ा थोड़ा चलेगा। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज आना, चाहे आउटपुट खराब हो। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग खराब आउटपुट से डरते हैं और इसलिए आते ही नहीं।
अब एक सडन इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है हर बार जब आप उस 1 घंटे को स्किप करते हैं, आप अपने भविष्य के साथ एक छोटा सा धोखा करते हैं। कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता, कोई सायरन नहीं बजता, बस एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज। और यही छोटे कॉम्प्रोमाइजेज मिलकर जिंदगी को एवरेज बना देते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कहा है आज नहीं, कल, और वह कल कभी आया? यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक काम करती है। अब यह किताब का किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप ही हैं जो जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते। और यही गैप है जहां गिल्ट पैदा होता है। लेखक कहता है, गिल्ट इसलिए नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया, गिल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपने वो नहीं किया जो आप जानते थे कि आपको करना चाहिए। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर आप इसे मान लेते हैं तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेशन दिखती है। आप समझते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप अटकते हैं, फिर आप एक छोटा सा बदलाव करते हैं, जैसे फोन को दूर रखना या एक तय जगह पर बैठना, और अचानक उस 1 घंटे में थोड़ा कंट्रोल महसूस होता है। बहुत नहीं, लेकिन इनफ। और यही छोटी जीत आपको अगला दिन दिखाती है। यह आसान नहीं है, और किताब भी यह दावा नहीं करती कि यह आसान है। वह सिर्फ यह कहती है कि यह संभव है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि बड़े परिणाम तुरंत दिखेंगे। लेखक कहता है अगर परिणाम जल्दी दिखने लगें तो समझिए आप शैलो काम कर रहे हैं। डीप वर्क धीरे असर करता है, और यह बात इम्पेशंस वाले दिमाग को पसंद नहीं आती। इसलिए लोग बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं यह सब काम नहीं करता। नहीं, आपने काम नहीं किया। यहां स्टेक्स फिर से खड़े होते हैं। अगर आप पेशेंस नहीं सीखेंगे तो आप कभी मास्टरी नहीं पा सकेंगे, और बिना मास्टरी के आप हमेशा रिप्लेसेबल रहेंगे। यह लाइन आपको डराएगी, क्योंकि आज की दुनिया में रिप्लेसेबल होना सबसे बड़ा खतरा है, और वह खतरा चुपचाप आता है। अंत में एक असहज एहसास छोड़ दिया जाता है। अब आप जान चुके हैं कि 1 घंटा काफी है। अब आप जान चुके हैं कि फोकस सीखा जा सकता है। अब आप जान चुके हैं कि बहाने झूठ हैं। सवाल सिर्फ यह है, जब रेसिस्टेंस आएगा, और वह आएगा ही, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी रेसिस्टेंस का असली चेहरा दिखाने वाला है। और अगर आप वहां तक पहुंचे तो खुद से भागना और मुश्किल हो जाएगा। अब तक आप यह मान चुके हैं कि 1 घंटा निकाला जा सकता है, फोकस सीखा जा सकता है, और रेसिस्टेंस कोई बाहर की चीज नहीं है। लेकिन यहां एक जगह आकर लोग अजीब सी थकान महसूस करने लगते हैं। बाहर की नहीं, अंदर की। आप बैठते हैं, काम शुरू करते हैं, और अचानक एक आवाज आती है, इससे होगा क्या? यह सवाल इनोसेंट लगता है, लेकिन असल में यह सबसे खतरनाक सवाल है, क्योंकि यही सवाल उस 1 घंटे को मार देता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेखक यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल सच्चाई सामने रखता है। वह कहता है इंसान मेहनत से नहीं थकता, इंसान मीनिंग की कमी से थकता है। जब आपको यह साफ नहीं दिखता कि यह 1 घंटा आपको कहां ले जा रहा है, तो दिमाग रिबेलियन शुरू कर देता है, और फिर आप सोचते हैं कि शायद प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है, नहीं, प्रॉब्लम विजन की है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। बिना स्पष्ट दिशा के किया गया हार्ड वर्क भी वेस्ट बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यहीं एक और गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि पहले पूरी क्लैरिटी आएगी, फिर एक्शन होगा। लेखक कहता है क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोच से नहीं। जब आप रोज उस 1 घंटे में एक ही दिशा में चलते हैं, तब धीरे धीरे रास्ता साफ होता है। जो लोग क्लैरिटी का इंतजार करते हैं, वे कभी चलना ही शुरू नहीं करते। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कितनी बार कहा है, पहले सब समझ लूं, फिर शुरू करूंगा, और फिर साल निकल गए। लेखक यहां बहुत साफ शब्दों में कहता है, अनसर्टनिटी से भागना ही सबसे बड़ी वजह है कि लोग एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनसर्टनिटी के साथ आती है। और अगर आप अनसर्टनिटी सहन नहीं कर सकते, तो आप ग्रोथ भी नहीं संभाल पाएंगे। अब स्टेक्स और साफ हो जाते हैं। अगर आप उस 1 घंटे में हर दिन डायरेक्शन बदलते रहेंगे, तो आप बिजी तो रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे।
यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जरूरी है। बिजी होना आसान है, इफेक्टिव होना मुश्किल। और ज्यादातर लोग बिजी रहकर खुद को धोखा देते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने भी खुद को बिजी कहकर कितनी बार संतुष्ट किया है? लेखक यहां एक बहुत शार्प डिस्टिंक्शन करता है। वह कहता है एक्टिविटी और प्रोग्रेस एक चीज नहीं है। एक्टिविटी आपको थकाती है, प्रोग्रेस आपको ताकत देती है। और अगर आपका 1 घंटा खत्म होने के बाद आपको सिर्फ थकान महसूस हो रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं, तो कुछ गलत है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि यह आपको अपने हर दिन का हिसाब देने को मजबूर करती है। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी रोज 1 घंटा मेहनत करता है, लेकिन हर हफ्ते अपना गोल बदल देता है। कभी स्किल बदलता है, कभी तरीका। बाहर से वह बहुत डेडिकेटेड लगता है, अंदर से वह बस बेचैन है। कुछ महीनों बाद वह खुद से कहता है मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन असल में उसने कभी टिककर कोशिश की ही नहीं। आपने भी कभी ऐसा किया है ना? और शायद अभी भी कर रहे हैं। यहां लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन अनकंफर्टेबल नियम देता है। वह कहता है कम से कम 90 डेज तक एक ही दिशा में रहो। यह सुनते ही दिमाग पैनिक करता है। 90 डेज, इतना लंबा? और यहीं असली डर सामने आता है। डर यह नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे, डर यह है कि आप कमिट कर लेंगे, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब है अब एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनिए। लेखक कहता है ज्यादातर लोग कमिटमेंट से इसलिए भागते हैं क्योंकि कमिटमेंट उन्हें उनकी असली क्षमता दिखा सकती है, और अगर वह क्षमता एवरेज निकली तो। यह डर बहुत गहरा है, इसलिए लोग पॉसिबिलिटीज में जीना पसंद करते हैं, रियलिटीज में नहीं। पॉसिबिलिटी में आप कुछ भी हो सकते हैं, रियलिटी में आप वही होते हैं जो आपने किया है। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कुछ दिन बोरिंग होंगे, कुछ दिन फ्रस्ट्रेटिंग होंगे, लेकिन अगर आप दिशा नहीं बदलते तो बोरिंग भी कॉम्पाउंड होता है। यह आइडिया अजीब लगता है, लेकिन सच है। बोरिंग कंसिस्टेंसी ही मास्टरी बनाती है, और मास्टरी ही वो चीज है जो आपको अलग करती है। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है हर बार जब आप दिशा बदलते हैं, आप खुद को यह सिखा रहे होते हैं कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यह भरोसा धीरे धीरे टूटता है। फिर एक दिन आप खुद को सीरियस नहीं लेते, और जब आप खुद को सीरियस नहीं लेते तो दुनिया क्यों लेगी? यह लाइन चुपचाप अंदर बैठ जाती है। अब डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह किताब का विचार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार खुद से वादा किया और तोड़ा, और फिर खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी यह ठीक नहीं है। उसी आवाज को आप दबाते आए हैं। प्रोग्रेशन साफ दिखता है, आप समझते हैं, आप एक दिशा चुनते हैं, आप अटकते हैं, फिर मन करता है बदलने का, लेकिन इस बार आप रुकते हैं। आप खुद से कहते हैं नहीं, आज नहीं, और वही दिन एक छोटी जीत बन जाता है। कोई बाहर तालियां नहीं बजाता, लेकिन अंदर कुछ मजबूत होता है। यह आसान नहीं है, और किताब भी यह नहीं कहती कि यह आसान है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा, फिर कमिटमेंट होगा। लेखक कहता है कमिटमेंट से ही कॉन्फिडेंस बनता है। पहले टिकिए, फिर भरोसा आएगा। और अगर आप कॉन्फिडेंस का इंतजार कर रहे हैं तो आप कभी टिकेंगे ही नहीं। अंत में एक बहुत असहज सवाल छोड़ दिया जाता है। अब आप जान चुके हैं कि दिशा क्यों जरूरी है। अब आप जान चुके हैं कि कमिटमेंट क्यों डराता है। सवाल सिर्फ यह है, जब बॉदम आएगा, जब डाउट आएगा, जब प्रोग्रेस दिखना बंद हो जाएगा, तब क्या आप टिक पाएंगे? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी बॉदम को एक्सपोज करने वाला है, और वहां बहाने और भी चालाक हो जाते हैं। अब बॉदम की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यही वह दीवार है जिस पर ज्यादातर लोग आकर चुपचाप रुक जाते हैं। ध्यान दीजिए, वे गिरते नहीं हैं, हारते नहीं हैं, बस रुक जाते हैं, और फिर खुद को समझा लेते हैं कि शायद यही उनकी लिमिट थी। सच बताऊं, यह लिमिट नहीं होती, यह बॉदम होता है, और बॉदम को लोग बहुत गलत समझते हैं। लेखक यहां एक बहुत शार्प बात कहता है। वह कहता है बॉदम इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं,
बॉदम इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। यह लाइन सुनकर दिमाग रिजेक्ट करता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि एक्साइटमेंट मतलब प्रोग्रेस। लेकिन एक्साइटमेंट कुछ दिन की होती है, ग्रोथ बोरिंग होती है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आप एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप कभी मास्टरी तक नहीं पहुंचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन बॉदम इतना भारी क्यों लगता है? लेखक कहता है क्योंकि बॉदम में कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, कोई तारीफ नहीं, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। और आज की दुनिया वैलिडेशन पर जीती है। लाइक्स, व्यूज, रिएक्शंस। जब वह नहीं मिलते तो दिमाग बेचैन हो जाता है और यहीं लोग दिशा बदलते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी बॉदम से बचने के लिए कितनी बार रास्ता बदला है। यहां एक गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि बॉदम मतलब एनर्जी की कमी। लेखक कहता है बॉदम मतलब ईगो की चोट। ईगो चाहता है कि हर दिन कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग हो, ताकि वह खुद को स्पेशल महसूस कर सके। लेकिन मास्टरी ईगो नहीं मांगती, वह ह्यूमिलिटी मांगती है। रोज वही करना, बिना अपलॉड्स के। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपको रोज तारीफ चाहिए तो आप लंबी दौड़ के लिए बने ही नहीं हैं। अब स्टेक्स और साफ हो जाते हैं। अगर आप बॉदम सहन नहीं कर सकते तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, और बिना कंसिस्टेंसी के 1 घंटा भी बेकार हो जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, आपने कितनी चीजें इसलिए छोड़ी क्योंकि मजा नहीं आ रहा था, और फिर बाद में खुद को समझाया कि मेरे लिए बनी ही नहीं थी। लेखक यहां बॉदम को हैंडल करने का तरीका नहीं, माइंडसेट देता है। वह कहता है बॉदम को दुश्मन मत समझो, उसे चेक पॉइंट समझो। जब बॉदम आए तो समझो कि अब असली काम शुरू हुआ है, क्योंकि अब जो बचेगा वही आगे जाएगा। यह लाइन बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर आप इसे मान लेते हैं तो फिर आप बॉदम को बहाना नहीं बना सकते। अब एक छोटी सी कहानी आती है। एक आदमी रोज 1 घंटा लिखता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर बॉडम, वही शब्द, वही स्ट्रगल। एक दिन वह लिखना छोड़ देता है। दूसरा आदमी बॉडम के बावजूद बैठा रहता है। महीनों बाद पहला आदमी कहता है मेरे पास टैलेंट नहीं था। दूसरा आदमी कुछ बन जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी टैलेंट को एक्सक्यूज बनाया है ना? यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप बॉदम को फेलियर समझ लेते हैं और फिर खुद को बचाने के लिए कहानी बनाते हैं। लेखक बहुत साफ कहता है, बॉदम सहन करना सीख लेना डिसिप्लिन से भी ज्यादा जरूरी स्किल है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको शुरू कराता है, बॉदम आपको टिकाता है। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी मानता है कि बॉडम अनकंफर्टेबल है। वह यह नहीं कहता कि इसे एंजॉय करो, वह बस इतना कहता है इसे भागो मत, बस बैठो, काम करते रहो, बिना एक्सपेक्टेशन के। और यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह आपके पेशेंस पर सीधा हमला है। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है हर बार जब आप बॉदम से भागते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को छोड़ आते हैं। वह वर्शन जो मास्टरी के पास था, वह वहीं बैठा रह जाता है और आप आगे नहीं बढ़ते। यह लाइन धीरे से दिल में उतरती है, क्योंकि यह सच है। आपने भी कई बार बीच रास्ते छोड़ दिया है। प्रोग्रेशन साफ दिखता है, आप बॉदम को पहचानते हैं। आप एक दिन टिकते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर दिन कोई मिरेकल नहीं होता, लेकिन अंदर कुछ बदलता है। आप खुद को थोड़ा ज्यादा रिलायबल महसूस करते हैं, और यह फीलिंग बहुत रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि पैशन आपको आगे ले जाएगा। लेखक कहता है पैशन आता जाता रहता है, रिलायबिलिटी आपको आगे ले जाती है, और रिलायबिलिटी बॉदम में ही बनती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सच में आगे जाना चाहते हैं तो इसे सुनना पड़ेगा। अंत में एक असहज एहसास छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि बॉदम कोई संकेत नहीं है कि रुक जाना चाहिए। सवाल सिर्फ यह है, अगली बार जब बॉदम आएगा, और वह आएगा ही, तब क्या आप उसे पहचान पाएंगे, या फिर पुराने पैटर्न में फिसल जाएंगे? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी मोमेंट की बात करने वाला है
जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा दे देते हैं और वहीं खेल पलट जाता है। अब एक बहुत चालाक पल आता है, इतना चालाक कि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि वे फिसल चुके हैं। बॉदम झेल लिया, डिसिप्लिन भी दिखा दिया, लेकिन फिर एक दिन आप खुद से कहते हैं, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, मैं डिजर्व करता हूं। यह लाइन सुनने में इनोसेंट लगती है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा खेल बिगड़ता है, क्योंकि यह आराम नहीं होता, यह रिवॉर्ड का भ्रम होता है। लेखक यहां एक बहुत खतरनाक गलत धारणा तोड़ता है। लोग सोचते हैं कि रिवॉर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। वह कहता है गलत रिवॉर्ड पूरी सिस्टम को करप्ट कर देता है। जब आप बिना पूरा प्रोसेस जिए खुद को रिवॉर्ड देने लगते हैं तो दिमाग शॉर्टकट सीख जाता है, और शॉर्टकट सीखने के बाद डिसिप्लिन बेवकूफी लगने लगता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, आपने कितनी बार बिना असली काम किए खुद को ट्रीट दिया है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आपने 1-2 दिन ठीक से काम किया, और फिर तीसरे दिन ढील दे दी, और फिर खुद को समझाया कंसिस्टेंसी का मतलब रिजिड होना थोड़ी है। लेखक कहता है कंसिस्टेंसी रिजिड नहीं होती, लेकिन केयरलेस भी नहीं होती। यह बैलेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग बैलेंस के नाम पर सबताज करते हैं। अब स्टेक्स और साफ हो जाते हैं। अगर आपने उस 1 घंटे को रिवॉर्ड के नाम पर बार बार तोड़ा, तो दिमाग सीख जाएगा कि मेहनत ऑप्शनल है, और जब मेहनत ऑप्शनल बन जाती है, तब सपने भी ऑप्शनल हो जाते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने मेहनत को कितनी बार ऑप्शनल बनाया है। लेखक यहां रिवॉर्ड की साइकोलॉजी समझाता है। वह कहता है रिवॉर्ड अंत में होना चाहिए, बीच में नहीं। जब रिवाज बीच में आ जाता है तो प्रोसेस टूट जाता है, और प्रोसेस टूटते ही प्रोग्रेस रुक जाती है। लोग फिर कहते हैं मैं वहीं का वहीं हूं। हां, क्योंकि आपने खुद को वहीं रोक लिया। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी पूरे हफ्ते डिसिप्लिन रहता है, फिर वीकेंड पर सब अंडू कर देता है। बाहर से वह मेहनती लगता है, अंदर से उसका दिमाग कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आता कि असल नियम क्या है, और कंफ्यूज्ड माइंड कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। आपने भी कभी ऐसा किया है ना? यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप खुद के साथ इनकंसिस्टेंट नियम खेलते हैं, कभी सख्ती, कभी ढील, और फिर कहते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, आपके रूल्स साफ नहीं हैं। लेखक बहुत ब्लंट होकर कहता है अनक्लियर रूल्स क्रिएट वीक हैबिट्स। यह लाइन खतरनाक है। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि रिवॉर्ड गलत नहीं है, गलत टाइमिंग है। जब आप उस 1 घंटे को पूरा कर लेते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज के, तब रिवॉर्ड मीनिंगफुल होता है। तब रिवॉर्ड दिमाग को सिखाता है मेहनत पहले, सुख बाद में। यह सुनने में पुरानी सोच लगती है, लेकिन यही सोच आपको अलग बनाती है। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है हर बार जब आप खुद को झूठा रिवॉर्ड देते हैं, आप खुद की नजरों में थोड़े छोटे हो जाते हैं। कोई बाहर नहीं देखता, लेकिन अंदर कुछ टूटता है, और यही अंदर की फूट एक दिन आपको खुद से नजरें चुराने पर मजबूर कर देती है। यह लाइन धीरे से लेकिन गहराई से असर करती है। प्रोग्रेशन साफ दिखता है। आप समझते हैं, आप ध्यान देने लगते हैं कि कब आप रिवॉर्ड का बहाना बना रहे हैं। एक दिन आप खुद को रोक लेते हैं। आप कहते हैं नहीं, पहले 1 घंटा, और वही पल एक छोटी जीत बन जाता है। कोई ताली नहीं, कोई पोस्ट नहीं, बस अंदर एक सीधी रीड। और यह फीलिंग रेयर है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि सेल्फ लव का मतलब है खुद को आराम देना। लेखक कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद से किया हुआ वादा निभाना। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ लव के नाम पर खुद को कमजोर बना रहे हैं, तो यह प्यार नहीं है। अंत में एक असहज सवाल छोड़ दिया जाता है। अब आप जान चुके हैं कि रिवॉर्ड कैसे धोखा देता है। सवाल सिर्फ यह है, अगली बार जब दिमाग कहेगा आज चलने दो, तब क्या आप उसे पहचान पाएंगे, या फिर वही पुराना पैटर्न दोहराएंगे? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी मोमेंट की बात करने वाला है जहां 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा नहीं रहता,
वह आपकी पहचान बनना शुरू करता है। अब यहां आकर एक सतल लेकिन बहुत गहरी चीज शुरू होती है। अब यह सिर्फ 1 घंटा नहीं रहता। अब यह धीरे धीरे आपकी पहचान में घुसने लगता है। और यहीं लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जब कोई आदत आपकी पहचान को छूने लगती है, तब एक्सक्यूजेस भी ज्यादा चालाक हो जाते हैं। अब आप सिर्फ यह नहीं कहते कि आज नहीं कर पाया। अब आप यह कहना शुरू करते हैं, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं। लेखक यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने रखता है। वह कहता है, लोग आदत नहीं छोड़ते, लोग पहचान बचाते हैं। अगर आपकी पुरानी पहचान आलसी, डिस्ट्रैक्टेड या मैं ऐसा ही हूं पर टिकी है, तो कोई भी नई डिसिप्लिन उसे खतरे जैसी लगेगी। और दिमाग खतरे से भागना जानता है। इसलिए जैसे ही 1 घंटा आपकी रूटीन से आगे बढ़कर आपकी सेल्फ इमेज को चुनौती देता है, रेसिस्टेंस का नया लेवल शुरू हो जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनिए। लेखक कहता है, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि बदलने के बाद उन्हें अपने पुराने बहानों से अलग होना पड़ेगा। और बहाने सिर्फ झूठ नहीं होते, वे कंफर्ट होते हैं। आपने भी कभी महसूस किया है ना? जब आप सच में इंप्रूव करने लगते हैं, तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। कभी बाहर वाले, कभी अंदर वाला आप खुद। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। अब जब आप रोज उस 1 घंटे में बैठने लगे हैं, तो आप खुद को थोड़ा अलग महसूस करने लगते हैं। आप वही काम कर रहे हैं जो पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और यही गैप आपको परेशान करता है, क्योंकि अब आप खुद से यह नहीं कह सकते कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अब आप जानते हैं कि था। यहां एक गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि चेंज बाहर दिखेगा, तब अंदर फील होगा। लेखक कहता है, चेंज पहले अंदर अनकंफर्टेबल बनता है, बाहर बाद में दिखता है। और यही अनकंफर्टेबल फेज ज्यादातर लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। वे कहते हैं, मैं पहले जैसा ही ठीक था। नहीं, आप बस सच से दूर थे। अब स्टेक्स और गहरे हो जाते हैं। अगर आप इस फेज में पीछे हटे, तो आप सिर्फ एक हैबिट नहीं तोड़ेंगे, आप खुद पर बना भरोसा भी तोड़ेंगे। और सेल्फ ट्रस्ट टूटना सबसे महंगा नुकसान है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बिना सेल्फ ट्रस्ट के आप कुछ भी लंबा नहीं कर पाएंगे। न काम, न रिश्ता, न सपना। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए, यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी कुछ महीनों तक डिसिप्लिन रहता है। फिर लोग उसे कहते हैं, तू बदल गया है। वह लाइन सुनकर वह असहज हो जाता है। उसे लगता है जैसे वह कुछ गलत कर रहा हो। धीरे धीरे वह पुराने वर्जन में लौट जाता है, ताकि उसे एक्सप्लेन न करना पड़े। आपने भी कभी खुद को छोटा किया है ताकि दूसरों को अनकंफर्टेबल न लगे? ईमानदारी से बताइए। यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप खुद को रोकते हैं क्योंकि चेंज आपको अलग खड़ा कर देगा, और अलग खड़ा होना डराता है। लेखक बहुत साफ कहता है, ग्रोथ हमेशा अकेला बनाती है, कम से कम शुरुआत में। अगर आपको अकेलापन अनबेरेबल लगता है, तो ग्रोथ भी अनबेरेबल लगेगी। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि यह फेज हमेशा नहीं रहता। जब आप अपनी नई पहचान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं वो इंसान हूं जो रोज बैठता है, तब रेसिस्टेंस कम होने लगता है। दिमाग नई नॉर्मेलिटी बना लेता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ दिन खुद के खिलाफ जाना पड़ता है। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है, हर बार जब आप अपनी नई पहचान से पीछे हटते हैं, आप खुद को यह सिखाते हैं कि आप सीरियस नहीं हैं। और यह लेसन बहुत जल्दी सीख लिया जाता है। फिर अगली बार डिसिप्लिन की आवाज और भी कमजोर हो जाती है। यह लाइन चुपचाप डर पैदा करती है। प्रोग्रेशन साफ दिखता है। आप पहचानते हैं कि यह सिर्फ आलस नहीं है, यह आइडेंटिटी क्लैश है। आप एक दिन टिकते हैं, फिर दूसरा। आप ऑकवर्डनेस को सहते हैं, और धीरे धीरे वह ऑकवर्डनेस प्राइड में बदलने लगती है। बहुत लाउड प्राइड नहीं, शांत प्राइड। यह फीलिंग रेयर है और पावरफुल है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा, फिर आइडेंटिटी बदलेगी। लेखक कहता है, आइडेंटिटी बदलने से ही कॉन्फिडेंस आता है। पहले खुद को वैसा बिहेव करते देखिए, फिर भरोसा बनेगा।
और अगर आप भरोसे का इंतजार कर रहे हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अंत में एक बहुत असहज एहसास छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि 1 घंटा आपकी पहचान को बदल सकता है। सवाल सिर्फ यह है, जब आपकी पुरानी पहचान आपको वापस खींचेगी, और वह खींचेगी ही, तब क्या आप उसे पहचान पाएंगे, या फिर आप वही कहेंगे मैं ऐसा ही हूं। क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी झूठ की जड़ तक जाने वाला है और वहां बचने की जगह बहुत कम रह जाती है। अब यहां आकर एक और झूठ सामने आता है, बहुत पुराना, बहुत आरामदेह झूठ। वह झूठ जो आपने खुद से सैकड़ों बार बोला है, मैं प्रेशर में अच्छा काम नहीं करता। यह लाइन सुनने में बहुत रीजनेबल लगती है, लेकिन लेखक इसे सुनते ही काट देता है। वह कहता है प्रेशर समस्या नहीं है, प्रेशर की कमी समस्या है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन प्रेशर तो स्ट्रेस देता है। हां, देता है, लेकिन लेखक एक बहुत साफ फर्क समझाता है। स्ट्रेस तब आता है जब प्रेशर बाहर से थोपा जाता है। ग्रोथ तब आती है जब प्रेशर अंदर से चुना जाता है। 1 घंटे की डिसिप्लिन अंदर से चुना गया प्रेशर है, और यही वजह है कि दिमाग इससे भागता है, क्योंकि यह आपको कंट्रोल वापस देता है, और कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी रोज की जिंदगी है। जब कोई डेडलाइन बाहर से आती है, आप किसी तरह काम कर लेते हैं, लेकिन जब डेडलाइन आप खुद बनाते हैं, तब आप उसे तोड़ने में जरा भी गिल्ट महसूस नहीं करते। लेखक कहता है सेल्फ इम्पोज्ड स्टैंडर्ड्स ही असली चरित्र बनाते हैं, और यही स्टैंडर्ड्स सबसे पहले टूटते हैं। यहां एक गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है कोई प्रेशर नहीं। लेखक कहता है फ्रीडम विदाउट स्टैंडर्ड्स कैओस बन जाती है। अगर आपके उस 1 घंटे के लिए कोई इंटरनल रूल नहीं है, तो वह घंटा हर दिन किसी और चीज को दे दिया जाएगा। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आपने फ्रीडम के नाम पर खुद को कितना लूज छोड़ रखा है। अब स्टेक्स और तीखे हो जाते हैं। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर डालना नहीं सीखेंगे, तो दुनिया आपके ऊपर प्रेशर डालना सीख लेगी, और दुनिया का प्रेशर हमेशा ज्यादा ब्रूटल होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देख लीजिए, जो लोग खुद को ड्राइव नहीं करते, उन्हें हालात ड्राइव करते हैं। लेखक यहां एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन अनकंफर्टेबल आइडिया देता है। वह कहता है उस 1 घंटे को ऑप्शनल मत रखो, उसे नॉन निगोशिएबल बनाओ, चाहे दिन कैसा भी हो, अच्छा बुरा थका हुआ। नॉन निगोशिएबल शब्द सुनते ही दिमाग रेबल करता है, क्योंकि नॉन निगोशिएबल का मतलब है बहस खत्म, और दिमाग को बहस बहुत पसंद है। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी कहता है मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूं। वह हर दिन अपने घंटे को एडजस्ट करता है। नतीजा कोई दिन स्टेडी नहीं रहता। दूसरा आदमी एक तय रूल बनाता है। कुछ समय बाद पहला आदमी कहता है तेरे जैसा डिसिप्लिन मेरे बस का नहीं। नहीं, उसके रूल्स साफ थे। यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप क्लैरिटी से डरते हैं, क्योंकि क्लैरिटी एक्सक्यूजेस मार देती है, और एक्सक्यूजेस आपको सेफ फील कराते हैं। लेखक बहुत ब्लंट होकर कहता है वेग लाइफ वेग रिजल्ट्स देती है। यह लाइन सीधी अंदर लगती है। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि नॉन निगोशिएबल का मतलब क्रूअल्टी नहीं है, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर सच में कोई इमरजेंसी है तो आप खुद जानते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें इमरजेंसी नहीं होती, बस इनकन्वीनियंस होती हैं, और इनकन्वीनियंस से भागना ही ग्रोथ को मार देता है। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है हर बार जब आप अपने बनाए रूल को तोड़ते हैं, आप खुद को यह सिखाते हैं कि आपकी बात की कोई कीमत नहीं है, और यह लेसन बहुत गहराई से बैठता है। फिर एक दिन आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। यह लाइन चुपचाप डर पैदा करती है। प्रोग्रेशन साफ दिखता है। आप अपने घंटे को नॉन निगोशिएबल बनाते हैं। पहले दिन भारी लगता है, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन एक अजीब सी फर्मनेस आती है, जैसे कुछ सॉलिड बन रहा हो। कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी ही वो चीज है जिससे कॉन्फिडेंस पैदा होता है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आपको टिकाए रखेगा,
लेखक कहता है रूल्स आपको टिकाए रखते हैं। मोटिवेशन आता जाता रहेगा, रूल्स रहते हैं। और अगर आपके पास रूल्स नहीं हैं तो आप मूड्स के गुलाम बन जाते हैं। अंत में एक असहज सवाल छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि प्रेशर से भागना क्यों आसान लगता है। सवाल सिर्फ यह है, क्या आप अपने लिए रूल्स बना पाएंगे और उनसे भागे बिना टिक पाएंगे? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी जगह ले जाने वाला है जहां रूल्स भी आपको बचा नहीं पाएंगे और वहां सामना सिर्फ आपके सच से होगा। अब एक ऐसी जगह आती है जहां न डिसिप्लिन काम आता है, न रूल्स, न मोटिवेशन। एक अजीब सा खालीपन। आप बैठते हैं, 1 घंटा शुरू होता है, सब कुछ सही है, फिर भी अंदर से कुछ नहीं उठता। कोई रेसिस्टेंस नहीं, कोई बहाना नहीं, बस ब्लैंकनेस। और यही वो फेज है जहां लोग सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यहां लड़ने के लिए कुछ दिखता ही नहीं। लेखक इस स्टेट को बहुत सीधे शब्दों में बताता है, यह बर्नआउट नहीं है, यह इमोशनल नमनेस है। बर्नआउट में आप थके होते हैं, यहां आप खाली होते हैं, और खालीपन इंसान को डराता है, क्योंकि इसमें आप अपने आप से बच नहीं पाते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह सच है। जब डिस्ट्रैक्शंस हटते हैं तब असली आवाजें सुनाई देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने तो सब सही किया, फिर यह क्यों? यही सबसे कॉमन गलत धारणा है। लोग सोचते हैं कि अगर वे सही करेंगे तो अच्छा महसूस होगा। लेखक कहता है ग्रोथ हमेशा अच्छा महसूस नहीं कराती। कभी कभी वह आपको बिल्कुल न्यूट्रल कर देती है, और यह न्यूट्रलिटी ही असली परीक्षा है, क्योंकि यहां कोई इमोशनल रिवॉर्ड नहीं मिलता। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है ना? सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर से कुछ मिसिंग है, और फिर दिमाग कहता है इसका क्या फायदा? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल अनकंफर्टेबल है। यहां स्टेक्स बहुत गहरे हो जाते हैं। अगर आप इस खालीपन को गलत समझ लेते हैं तो आप पीछे लौट जाते हैं। आप सोचते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं है, और फिर वही पुरानी डिस्ट्रैक्शंस, वही कंफर्ट। लेखक बहुत साफ कहता है, यह फेज आपको रोकने नहीं, रिफाइन करने आता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी डिसिप्लिन, बॉर्डम, रूल्स सब पार कर लेता है, फिर अचानक उसे सब फीका लगने लगता है। वह सोचता है अब क्या, और वहीं रुक जाता है। दूसरा आदमी उसी खालीपन में भी बैठा रहता है, बिना इमोशन, बिना उम्मीद। कुछ समय बाद क्लैरिटी आने लगती है। आपने भी कभी बीच में रुककर खुद से कहा है, अब आगे क्या, और फिर पीछे चले गए। यहां डायरेक्ट मीरा टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप फीलिंग को सिग्नल समझ लेते हैं, जबकि फीलिंग सिर्फ नॉइज है। लेखक बहुत ब्लंट होकर कहता है, फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं। अगर आप फीलिंग्स से अपनी डायरेक्शन तय करेंगे तो आपकी डायरेक्शन हर दिन बदलेगी। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि इस फेज में कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। बस दिखते रहो, बैठते रहो, काम करते रहो, बिना ड्रामा के। यह सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग प्रेजेंस असली स्ट्रेंथ बनाती है, क्योंकि यहां आप बिना किसी रिवॉर्ड के खुद को चुनते हैं। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है जो लोग इस फेज में टिक जाते हैं वही पहली बार खुद से ईमानदार मिलते हैं, बिना मास्क के, बिना रोल के। और यह मुलाकात हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन यही मुलाकात आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यह लाइन चुपचाप भीतर उतरती है, प्रोग्रेशन साफ दिखता है। आप खालीपन को महसूस करते हैं, आप डरते हैं, फिर भी आप बैठते हैं। अगले दिन भी धीरे धीरे उस खालीपन के नीचे कुछ साफ होने लगता है। छोटे छोटे इंसाइट्स, कोई फायरवर्क्स नहीं, बस क्लैरिटी की हल्की रोशनी, और वही रोशनी आपको आगे खींचती है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि पर्पस हमेशा लाउड होता है। लेखक कहता है असली पर्पस अक्सर शांत होता है, और अगर आप नॉइज के आदी हैं तो शांति आपको डराएगी, लेकिन उसी शांति में आपकी असली आवाज छुपी होती है। अंत में एक बहुत असहज एहसास छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि हर फेज एक्साइटिंग नहीं होता। सवाल सिर्फ यह है, जब अंदर सब शांत हो जाएगा
और कोई दिशा बताने वाला इमोशन नहीं रहेगा, तब क्या आप टिक पाएंगे? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी साइलेंस के अंदर छुपे एक बहुत कठोर सच को सामने लाने वाला है, और वहां खुद से भागने की कोई जगह नहीं बचेगी। अब साइलेंस के अंदर एक और परत खुलती है। यह वह जगह है जहां आप अपने काम से नहीं, अपने रिजल्ट से टकराते हैं, और यह टकराव बहुत ईमानदार होता है, क्योंकि अब तक एक्सक्यूजेस खत्म हो चुके हैं। आप बैठे, आपने किया, आपने टिके रहने की कोशिश की, और फिर भी रिजल्ट्स वैसी नहीं हैं जैसी आपने सोची थी। यहीं से सबसे खतरनाक सवाल उठता है, क्या मैं सच में काबिल हूं? यह सवाल इनोसेंट नहीं है, यह आपकी पूरी पहचान को हिला सकता है। लेखक यहां बहुत साफ कहता है, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन से नहीं, सेल्फ डाउट से हारते हैं। जब मेहनत करने के बाद भी वैलिडेशन नहीं मिलता, तब दिमाग पुराने डिफेंस एक्टिवेट करता है। वह कहता है, शायद यह मेरे लिए नहीं है। और यह लाइन सुनने में प्रोटेक्शन जैसी लगती है, लेकिन असल में यह रिट्रीट होती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो रुक जाना गलत थोड़ी है। यही सबसे कॉमन गलत धारणा है। लेखक कहता है, शुरुआती रिजल्ट्स अक्सर मिस लीडिंग होते हैं। डीप वर्क का आउटपुट देर से दिखता है, और जो लोग जल्दी रिजल्ट मांगते हैं, वे शैलो काम के लिए बने होते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, आपने कितनी बार बीच में इसलिए छोड़ा क्योंकि कुछ बन नहीं रहा था। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कर रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं दिख रहा, और फिर आप खुद से कहते हैं, शायद मुझ में कमी है। लेखक यहां एक ब्रूटल सच रखता है, कमी नहीं, प्रोसेस चल रहा है। लेकिन प्रोसेस को समझने के लिए पेशेंस चाहिए, और पेशेंस आज सबसे रेयर स्किल है। अब स्टेक्स और भी गहरे हो जाते हैं। अगर आप इस फेज में खुद पर शक करना सीख गए, तो आप हर फ्यूचर अटेम्प्ट में भी खुद पर शक करेंगे, और सेल्फ डाउट एक हैबिट बन जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सेल्फ डाउट डिसिप्लिन से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डिसिप्लिन तो आप फिर से बना सकते हैं, सेल्फ बिलीफ टूट गया तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए, यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी लगातार काम करता है, बाहर से सब एवरेज लगता है, अंदर से वह खुद को जज करता रहता है। एक दिन वह कहता है, मैंने कोशिश की, नहीं हुआ। दूसरा आदमी वही स्टेज पार करता है, लेकिन खुद से कहता है, अभी नहीं हुआ। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन नतीजा पूरी जिंदगी बदल देता है। आपने भी कभी नहीं हुआ कहकर खुद पर लाइन खींची है। यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप रिजल्ट को अपनी पहचान बना लेते हैं। अच्छा रिजल्ट आया, आप अच्छे इंसान, नहीं आया, आप बेकार। लेखक बहुत ब्लंट होकर कहता है, अगर आपकी सेल्फ वर्थ रिजल्ट्स से जुड़ी है, तो आप कभी स्टेबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट्स हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि इस फेज में कंपैरिजन बहुत टेम्पटिंग होता है। आप दूसरों को देखते हैं और खुद को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन वह चेतावनी देता है, कंपैरिजन क्लैरिटी नहीं देता, कंफ्यूजन देता है। हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है, और जो लोग टाइमलाइन नहीं समझते, वे खुद को प्रीमच्योरली रिजेक्ट कर देते हैं। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपने ईमानदारी से कोशिश की हो और फिर भी कुछ साबित न हुआ हो। लेकिन वही दर्द आपको मजबूत भी बनाता है, अगर आप उससे भागते नहीं। यह लाइन दिल में भारी बैठती है, क्योंकि यह सच है। प्रोग्रेशन साफ दिखता है, आप रिजल्ट्स देखते हैं, आप निराश होते हैं। फिर आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में हार गया हूं, या बस अभी नहीं जीता? और यही सवाल आपको अगले दिन बैठने पर मजबूर करता है। कोई उत्साह नहीं, बस जिद, और यह जिद ही असली टर्निंग पॉइंट होती है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स से आता है। लेखक कहता है, कॉन्फिडेंस उस पल बनता है जब आप खराब रिजल्ट्स के बावजूद टिके रहते हैं, और यह कॉन्फिडेंस बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा। अंत में एक बहुत असहज एहसास छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि रिजल्ट्स का न आना फेलियर नहीं है। सवाल सिर्फ यह है
जब अगली बार रिजल्ट्स आपको खुद पर शक करवाएंगे, तब क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? या फिर वही पुरानी लाइन बोलेंगे, शायद मैं ही नहीं बना हूं? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी सेल्फ डाउट को तोड़ने वाला है। और वहां एक्सक्यूजेस आखिरी बार सांस लेते हैं। अब एक्सक्यूजेस सच में आखिरी सांस लेते हैं, क्योंकि यहां आकर आपके पास सब कुछ होता है, डिसिप्लिन, डायरेक्शन, पेशेंस, बस एक चीज नहीं होती, सर्टेनिटी। और यहीं ज्यादातर लोग फिर से पीछे मुड़ जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे पक्का जानना है कि यह काम करेगा। यह लाइन सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन लेखक इसे सबसे खतरनाक मांग कहता है। वह साफ कहता है, सर्टेनिटी ग्रोथ का दुश्मन है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि सब ठीक होगा, तो उसमें ग्रोथ कहां रही? ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आती है। और जो लोग सर्टेनिटी चाहते हैं, वे असल में रिस्क से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, आपने कितनी बार इसलिए कदम नहीं बढ़ाया क्योंकि गारंटी नहीं थी? यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आप सोचते हैं, अगर मैं इतना समय दे रहा हूं, तो कुछ तो रिटर्न दिखना चाहिए। लेखक कहता है, यही सोच आपको शैलो बना देती है, क्योंकि डीप वर्क रिटर्न नहीं देता, ट्रांसफॉर्मेशन देता है। और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू में दिखाई नहीं देती, वह अंदर होती है। और अंदर जो हो रहा है, उस पर भरोसा करना सबसे मुश्किल काम है। यहां एक बहुत कॉमन गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग फियरलेस होते हैं। लेखक कहता है, रिस्क लेने वाले लोग डर को साथ लेकर चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को डिसीजन मेकर नहीं बनने देते। और अगर डर आपके डिसीजंस ले रहा है, तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन स्टक भी। अब स्टेक्स और साफ हो जाते हैं। अगर आप सर्टेनिटी के बिना चलना नहीं सीखेंगे, तो आप सिर्फ वही काम करेंगे जो पहले से प्रूव हो चुका है। और जो पहले से प्रूव हो चुका है, वह आपको एवरेज से आगे नहीं ले जा सकता। यह लाइन चुभेगी, क्योंकि एवरेज जिंदगी कोई ओपनली नहीं चुनता, लेकिन सीक्रेटली ज्यादातर लोग वही चुन लेते हैं। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए, यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी कहता है, मैं तब तक पूरी तरह कमिट नहीं करूंगा जब तक मुझे साइन नहीं मिलेगा। दूसरा आदमी कहता है, मैं कमिट करूंगा, साइन बाद में आएगा। पहला आदमी इंतजार करता रह जाता है, दूसरा आदमी रास्ता बना लेता है। आपने भी कभी साइन का इंतजार किया है ना? और वह साइन कभी आया। यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप प्रूफ ढूंढते हैं ताकि खुद को जिम्मेदारी से बचा सकें, क्योंकि अगर आपने बिना प्रूफ के कमिट किया और फेल हो गए, तो ब्लेम किस पर जाएगा? खुद पर। और यही अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा डराती है। अब थोड़ी शांति आती है। लेख यह भी कहता है कि अनसर्टेनिटी के साथ चलना सीखा जा सकता है, छोटे कदमों से। हर दिन उस 1 घंटे में बैठकर, बिना यह पूछे कि कब होगा, बस यह पूछते हुए आज किया या नहीं। यह शिफ्ट बहुत सतल है, लेकिन पावरफुल है, क्योंकि यह कंट्रोल को फ्यूचर से प्रेजेंट में ले आता है। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वे खुद को फेलियर से बचाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वे खुद को पॉसिबिलिटी से भी बचा लेते हैं। और यह लॉस कोई देख नहीं पाता, क्योंकि यह कभी हुआ ही नहीं। यह लाइन भीतर कहीं भारी बैठ जाती है। प्रोग्रेशन साफ दिखता है। आप सर्टेनिटी की मांग को पहचानते हैं। आप खुद को कहते हैं, मुझे पता नहीं कि यह कहां ले जाएगा, लेकिन आज मैं बैठूंगा। और वही दिन एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। कोई फायरवर्क्स नहीं, बस एक शांत एक्सेप्टेंस कि अब आप गारंटी के बिना भी चल सकते हैं। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि फेथ ब्लाइंड होता है। लेखक कहता है, फेथ ब्लाइंड नहीं होता, वह डिसिप्लिन्ड होता है। रोज वही करना बिना अश्योरेंस के, यही फेथ है। और यही फेथ धीरे धीरे फिर को छोटा करने लगता है। अंत में एक बहुत असहज एहसास छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि सर्टेनिटी मांगना एक तरह का एस्केप है। सवाल सिर्फ यह है, अगली बार जब आप खुद से कहेंगे, मुझे प्रूफ चाहिए, तब क्या आप पहचान पाएंगे कि आप किससे भाग रहे हैं? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी पल की बात करने वाला है
जहां आप बिना किसी गारंटी के भी आगे बढ़ जाते हैं, और वहीं आपकी असली आजादी शुरू होती है। अब एक अजीब सी हल्कापन आता है, न एक्साइटमेंट न डर, बस एक शांत सा स्वीकार। आप अब सर्टेनिटी नहीं मांगते, आप बस बैठते हैं, और यही वो पल है जहां जिंदगी धीरे धीरे दिशा बदलती है। कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, बस एक सटल शिफ्ट। अब आप आउटकम के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए आ रहे हैं। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहता है। वह कहता है, जब आप रिजल्ट छोड़ देते हैं, तभी असली काम शुरू होता है। यह लाइन सुनने में स्पिरिचुअल लग सकती है, लेकिन असल में यह बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि रिजल्ट पर टिके रहने से दिमाग टेंस रहता है, और टेंस दिमाग डीप वर्क नहीं कर पाता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए काम बिगाड़ दिया क्योंकि आप बहुत ज्यादा चाह रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या एम्बिशन छोड़ दें? नहीं। लेखक एम्बिशन और अटैचमेंट में फर्क करता है। एम्बिशन आपको बैठने पर मजबूर करता है, अटैचमेंट आपको बेचैन बनाता है। जब आप उस 1 घंटे में सिर्फ यह सोचकर बैठते हैं कि आज मुझे बस करना है, तब क्वालिटी अपने आप सुधरने लगती है, और यह इंप्रूवमेंट बहुत क्वाइटली आती है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी नोटिस किया है कि जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, तब काम बेहतर होता है, और जब आप प्रूव करने के मूड में होते हैं, तब गलती ज्यादा होती है। लेखक कहता है, प्रेशर फॉर आउटकम क्रिएटिविटी को मार देता है, और क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी वही काम आती है। यहां एक गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि इंटेंसिटी हमेशा लाउड होती है। लेखक कहता है, असली इंटेंसिटी साइलेंट होती है, रोज आना, बिना नॉइज के, बिना अनाउंस किए। और यही साइलेंस आपको दूसरों से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग नॉइज में जीते हैं। अब स्टेक्स एक अलग लेवल पर पहुंचते हैं। अगर आप आउटकम से चिपके रहेंगे, तो हर दिन इमोशनल रोलर कोस्टर बनेगा, कभी उम्मीद, कभी निराशा, और यह स्विंग आपको थका देगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस से जुड़ जाते हैं, तो स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी ही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पॉसिबल बनाती है। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए, यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी रोज लिखता है, लेकिन पब्लिश होने की चिंता छोड़ देता है। कुछ महीनों बाद उसका काम बेहतर हो जाता है। दूसरा आदमी रोज लिखता है, लेकिन हर दिन खुद को जज करता है। वह जल्दी थक जाता है। आपने भी कभी खुद को इतना जज किया है कि काम ही भारी लगने लगा। यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप अपने काम को अपने वर्थ से जोड़ लेते हैं। अच्छा काम अच्छा इंसान, खराब काम बेकार इंसान। लेखक बहुत ब्लंट होकर कहता है, वर्क इज व्हाट यू डू, नॉट हु यू आर। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर आप इसे मान लेते हैं, तो गिल्ट और ईगो दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि जब आप प्रोसेस में टिक जाते हैं, तब फ्लो आने लगता है। फ्लो कोई मैजिकल स्टेट नहीं है। फ्लो तब आता है जब दिमाग सेफ फील करता है, और सेफ्टी रिजल्ट छोड़ने से आती है। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन सच यही है। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी ट्रूली प्रेजेंट नहीं होते। या तो वे पास्ट पर पछताते हैं, या फ्यूचर पर अटके रहते हैं। प्रोसेस में टिकना आपको प्रेजेंट में खींच लाता है, और प्रेजेंट में आना कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचता। प्रोग्रेशन साफ दिखता है। आप बैठते हैं, आप करते हैं, आप जज नहीं करते। अगले दिन फिर बैठते हैं, और धीरे धीरे काम बेहतर होने लगता है। आप नोटिस करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि अब सेलिब्रेशन आपका फ्यूअल नहीं है, कंसिस्टेंसी है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट मतलब कोल्ड होना। लेखक कहता है, डिटैचमेंट क्लैरिटी देता है। आप कैरे करते हैं, लेकिन क्लिंग नहीं करते, और यह बैलेंस बहुत रेयर है। अंत में एक बहुत असहज एहसास छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि प्रोसेस में टिकने का मतलब क्या है। सवाल सिर्फ यह है, जब रिजल्ट सच में आने लगेंगे, तब क्या आप फिर से उनसे चिपक जाएंगे? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी मोमेंट की बात करने वाला है, जहां सफलता खुद एक खतरा बन जाती है।
और वहीं ज्यादातर लोग फिर से फिसल जाते हैं। अब एक अजीब मोड़ आता है, वही मोड़ जिसका लोग सपना देखते हैं लेकिन जिसके लिए तैयार नहीं होते। रिजल्ट्स आने लगते हैं, बहुत बड़े नहीं लेकिन दिखने लायक। कोई छोटा सा ब्रेक थ्रू, कोई तारीफ, कोई सिग्नल कि हां कुछ हो रहा है। और यही खेल फिर से पलट सकता है, क्योंकि सफलता उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी सफलता का पहला स्वाद। लेखक यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल सच कहता है। वह कहता है ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं, अर्ली सक्सेस से भटकते हैं। फेलियर आपको हम्बल रखता है, अर्ली सक्सेस ईगो को जगा देता है, और ईगो जैसे ही उठता है प्रोसेस पीछे छूटने लगता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, आपने भी कभी थोड़ा सा रिजल्ट आते ही रिलैक्स कर दिया है ना? अब आप सोच रहे होंगे लेकिन सक्सेस तो अच्छी चीज है। हां, है, लेकिन लेखक एक शार्प डिस्टिंक्शन करता है। सक्सेस सिग्नल है, डेस्टिनेशन नहीं। और जो लोग सिग्नल को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं। यह लाइन छोटी है लेकिन डेंजरस है, क्योंकि अगर आपने सिग्नल पर सेलिब्रेशन शुरू कर दी तो मोमेंटम टूट जाता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि अब तो मैं ट्रैक पर हूं, और फिर धीरे धीरे वही डिसिप्लिन ढीली पड़ गई। 1 घंटा कभी स्किप, कभी शौतन, और फिर आप खुद को समझाते हैं अब तो हैबिट बन गई है। लेखक ब्लंट होकर कहता है, हैबिट्स कभी परमानेंट नहीं होती, उन्हें रोज चुना जाता है। यहां एक गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि वंस यू मेक इट, काम आसान हो जाता है। लेखक कहता है काम आसान नहीं होता, स्टेक्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी इमेज के लिए भी काम कर रहे होते हैं, और इमेज की चिंता फोकस को खा जाती है। अब स्टेक्स और गहरे हो जाते हैं। अगर आप इस फेज में ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही ईगो आपको स्लो पॉइजन की तरह मार देगा। कोई सडन क्रैश नहीं, बस धीरे धीरे डिक्लाइन। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए कितने लोग एक बार ऊपर जाते हैं और फिर वहीं अटक जाते हैं। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी को थोड़ी रिकॉग्निशन मिलती है, लोग उसे सीरियस लेने लगते हैं, वह भी खुद को सीरियस लेने लगता है। धीरे धीरे वह प्रोसेस से ज्यादा परसेप्शन पर ध्यान देने लगता है। काम दिखने लायक हो, गहरा हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय बाद ग्रोथ रुक जाती है। आपने भी कभी दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स बदले हैं? यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप प्रेज को फ्यूल समझ लेते हैं, और प्रेज बहुत अनरिलायबल फ्यूल है। लेखक बहुत साफ कहता है, अगर आपकी एनर्जी एक्सटर्नल वैलिडेशन से आती है तो वह कभी स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि वैलिडेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि सक्सेस को हैंडल करना सीखा जा सकता है। तरीका वही है जो शुरुआत में था, प्रोसेस में वापस लौट आना। उस 1 घंटे को फिर से बोरिंग बनाना, बिना शोकेस के, बिना अनाउंसमेंट के। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही आपको टिकाता है। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए प्लेटो कर जाते हैं क्योंकि वे उस वर्जन से प्यार करने लगते हैं जो अभी दिख रहा है, न कि उस वर्जन से जो अभी बन सकता है। यह लाइन दिल में भारी बैठती है, क्योंकि यह सच है। प्रोग्रेशन साफ दिखता है, आप रिजल्ट देखते हैं, ईगो उठता है, आप उसे पहचानते हैं, आप कॉन्शियसली प्रोसेस में लौटते हैं, और वही लौटना एक और छोटी जीत बन जाता है। इस बार जीत किसी काम की नहीं, आपके चरित्र की होती है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि ह्यूमिलिटी का मतलब है खुद को छोटा समझना। लेखक कहता है ह्यूमिलिटी का मतलब है प्रोसेस को खुद से बड़ा रखना, और जब प्रोसेस बड़ा रहता है तब ग्रोथ रुकती नहीं। अंत में एक बहुत असहज एहसास छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि सक्सेस भी डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। सवाल सिर्फ यह है, जब तारीफ बढ़ेगी, पहचान बढ़ेगी, तब क्या आप उस 1 घंटे को उतनी ही ईमानदारी से निभा पाएंगे? क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी मोमेंट की बात करने वाला है जहां ज्यादातर लोग साइलेंटली लूज करना शुरू कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब गिरावट लाउड नहीं होती,
कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक सतल ढील। और यही सबसे खतरनाक फेज है, क्योंकि यहां आप हारते हुए भी खुद को जीतता हुआ मानते रहते हैं। लेखक बहुत साफ कहता है, लोग गिरते नहीं हैं, वे धीरे धीरे फिसलते हैं। और फिसलते हुए इंसान को लगता है कि वह अब भी कंट्रोल में है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो अब डिसिप्लिन्ड हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं फिसल रहा हूं? यही सवाल बताता है कि खतरा शुरू हो चुका है। लेखक कहता है, गिरावट तब शुरू होती है जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को जस्टिफाई करने लगते हैं, जब आप अपने आप को समझाने लगते हैं कि इतना तो चल ही जाएगा। यह लाइन बहुत छोटी है, लेकिन यहीं से सब कुछ बिगड़ता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी नोटिस किया है कि जब सब ठीक चल रहा होता है, तब आप छोटी छोटी ढीलें देना शुरू कर देते हैं। एक दिन घंटा छोटा कर लिया, दूसरे दिन थोड़ा लेट बैठ गए, तीसरे दिन स्किप कर दिया, और फिर आप खुद से कहते हैं, मैं अब रिजिड नहीं रहना चाहता। लेखक ब्लंट होकर कहता है, रिजिडिटी और डिके के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है, और ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। यहां एक गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि ग्रोथ लिनियर होती है। लेखक कहता है, ग्रोथ फ्रैजाइल होती है, उसे रोज प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही आप मान लेते हैं कि अब तो हो गया, वहीं से गिरावट शुरू होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है। अब स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप इस फेज में अलर्ट नहीं रहे, तो आप कुछ महीनों में वहीं लौट आएंगे जहां से शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार एक्सक्यूजेस ज्यादा पॉलिश्ड होंगे। यह लाइन चुभेगी, क्योंकि आपने भी शायद पहले प्रोग्रेस करके फिर सब खोया है। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए, यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी काफी आगे आ जाता है, लोग उसे डिसिप्लिन्ड मानते हैं, वह खुद को स्टेबल समझता है। धीरे धीरे वह अपने घंटे को निगोशिएट करने लगता है। आज थोड़ा कम, कल एक्स्ट्रा कर लूंगा। कुछ महीनों बाद वही आदमी खुद से कहता है, पता नहीं सब कहां बिगड़ गया। आपने भी कभी पीछे मुड़कर यही सवाल पूछा है। यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप प्रोग्रेस को एंटाइटलमेंट समझने लगते हैं, जैसे कि अब आपको कुछ छूट मिलनी चाहिए। लेखक बहुत साफ कहता है, डिसिप्लिन कभी एंटाइटलमेंट नहीं बनती, वह रोज की चॉइस होती है। और चॉइस जैसे ही ऑटोमेटिक मान ली जाती है, वह कमजोर पड़ जाती है। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि गिरावट को रोका जा सकता है। तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन अनकंफर्टेबल। अपने स्टैंडर्ड्स को लिखित, साफ और नॉन निगोशिएबल रखना, और उन्हें समय समय पर टाइटन करना, ढीला नहीं। यह सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही आपको बचाता है। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप रियलाइज करते हैं कि आपने खुद को ही धीरे धीरे धोखा दिया। कोई बाहर वाला कल्प्रेट नहीं, बस आप। यह लाइन भारी बैठती है, क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अकेला छोड़ देती है। प्रोग्रेशन साफ दिखता है, आप ढील को पहचानते हैं, आप खुद को रोकते हैं, आप स्टैंडर्ड्स वापस खड़े करते हैं। और यह वापस खड़ा करना शुरुआत से भी मुश्किल लगता, लेकिन यही कैरेक्टर बनता है, बिना अपलॉज के, बिना सिंपैथी के। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि मैच्योरिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। लेखक कहता है, मैच्योरिटी का मतलब है नोइंग वेयर यू कैनॉट बेंड। और अगर आप हर जगह बेंड कर रहे हैं, तो आप मैच्योर नहीं हैं, आप स्कैर्ड हैं। अंत में एक बहुत असहज एहसास छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि गिरावट कैसे क्वाइटली आती है। सवाल सिर्फ यह है, क्या आप उस पहले छोटे कॉम्प्रोमाइज को पकड़ पाएंगे, या फिर वही कहेंगे कोई बात नहीं। क्योंकि अगले हिस्से में लेखक उसी आखिरी डिसीजन की बात करने वाला है, जहां या तो सब टिकता है या फिर सब दोबारा टूट जाता है। अब आखिरी से पहले वाला मोड आता है, वह मोड जहां कोई ड्रामा नहीं होता, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस एक छोटा सा चुनाव। इतना छोटा कि आप उसे डिसीजन भी नहीं कहते। और यही वजह है कि यह सबसे खतरनाक होता है। लेखक यहां बहुत शांत लेकिन कठोर शब्दों में कहता है, जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे चुनावों से तय होती है।
और वही छोटे चुनाव आपको या तो बचाते हैं या धीरे धीरे खत्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो अब समझदार हूं, मैं ऐसे फिसलूंगा नहीं। यही कॉन्फिडेंस असली खतरा है। लेखक कहता है, जिस दिन आपको लगता है कि अब मैं इम्यून हूं, उसी दिन डिसिप्लिन कमजोर हो जाती है। क्योंकि इम्यूनिटी का मतलब है अलर्टनेस की कमी, और अलर्टनेस खत्म होते ही पुरानी आदतें लौट आती हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी महसूस किया है कि जब आप खुद को स्ट्रांग मानने लगते हैं, तभी आप छोटी छोटी चीजें इग्नोर करने लगते हैं। एक दिन ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन थोड़ा और फिर अचानक आप सोचते हैं, मैं यहां कैसे पहुंच गया। लेखक ब्लंत होकर कहता है, आप अचानक कहीं नहीं पहुंचते, आप रोज थोड़ा थोड़ा चलते हैं। यहां एक गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि विल पावर ही सब कुछ है। लेखक कहता है, विल पावर फ्रेजाइल होती है, सिस्टम्स स्ट्रांग होते हैं। अगर आपका 1 घंटा सिर्फ विल पावर पर टिका है तो वह टूटेगा, लेकिन अगर वह आइडेंटिटी, रूल्स और एनवायरनमेंट पर टिका है तो वह टिकेगा। यह लाइन छोटी है लेकिन डेंजरस है, क्योंकि यह एक्सक्यूजेस को मार देती है। अब स्टेक्स अपने चरम पर हैं। अगर आप इस फेज में भी कॉन्शियस नहीं रहे तो आपकी पूरी जर्नी बस एक ऑलमोस्ट बनकर रह जाएगी। ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, ऑलमोस्ट डिसिप्लिन्ड, ऑलमोस्ट चेंज्ड। और ऑलमोस्ट सबसे पेनफुल शब्द है, क्योंकि उसमें एफर्ट भी होता है और रिग्रेट भी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें ऑलमोस्ट पर रुकी हुई हैं। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन याद रखिए, यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी हर दिन सही काम करता है, लेकिन एक दिन उसे लगता है, आज मैं चूज कर सकता हूं। वह चूज करता है स्किप करना। अगला दिन भी आसान लगता है, फिर वह चॉइस आदत बन जाती है। कुछ महीनों बाद वह कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपने भी कभी खुद को चॉइस के नाम पर धोखा दिया है। यहां डायरेक्ट मिरर टेक्निक फिर से काम करती है। अब यह कोई और नहीं है, यह आप हैं। आप फ्रीडम और डिसिप्लिन को गलत समझ लेते हैं। लेखक बहुत साफ कहता है, डिसिप्लिन फ्रीडम की दुश्मन नहीं है, डिसिप्लिन ही फ्रीडम की कीमत है। अगर आप कीमत देना बंद कर देंगे तो फ्रीडम भी छिन जाएगी। अब थोड़ी शांति आती है। लेखक यह भी कहता है कि इस फेज में जीत बहुत क्वायत होती है। कोई अपलॉज नहीं, कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं, बस आप खुद को सही चॉइस करते हुए देखते हैं। और वही देखना आपको अंदर से मजबूत करता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपने साथ ईमानदार रह सकते हैं। फिर अचानक इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वे हर दिन खुद को साबित करने से थक जाते हैं। लेकिन सच यह है कि आपको दुनिया को नहीं, खुद को साबित करना होता है, और यह काम कोई आपके लिए नहीं कर सकता। यह लाइन सीधी दिल पर लगती है। प्रोग्रेशन साफ दिखता है। आप टेम्पटेशन को पहचानते हैं, आप रुकते हैं, आप वही 1 घंटा करते हैं बिना किसी एक्साइटमेंट के, और वही दिन आपको अगले दिन तक खींच ले जाता है। यह चेन बनती है, और यही चेन आपकी नई नॉर्मल बन जाती है। एक और गलत धारणा यहां टूटती है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक फेज है। लेखक कहता है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी है। फेज खत्म हो सकता है, आइडेंटिटी नहीं। और जब आप इसे फेज समझते हैं, तभी आप अंत में लौट जाते हैं। अंत में एक बहुत असहज एहसास छोड़ा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि आखिरी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। सवाल सिर्फ यह है, कल जब कोई नहीं देख रहा होगा, जब कोई प्रेशर नहीं होगा, तब आप क्या चुनेंगे। क्योंकि अगला हिस्सा यही तय करेगा कि यह पूरी जर्नी आपकी जिंदगी बदलती है या बस एक और कहानी बनकर रह जाती है। अब कोई नया विचार नहीं आता, कोई नया फ्रेमवर्क नहीं, कोई नया डर भी नहीं। और यही सबसे असहज बात है, क्योंकि अब सब कुछ आपके सामने साफ पड़ा है। कोई बहाना बचा नहीं है। आप जान चुके हैं कि 1 घंटा क्या कर सकता है। आप यह भी जान चुके हैं कि वह आपको कहां तक ले जा सकता है। अब सवाल ज्ञान का नहीं है, सवाल सिर्फ एक है, आप इसके साथ क्या करेंगे। लेखक यहां आखिरी लेकिन सबसे कठोर सच रखता है। वह कहता है, जिंदगी में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है,
बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे वही करना बंद कर देते हैं जो वे जानते हैं। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें कोई बचने की जगह नहीं है, क्योंकि अब इग्नोरेंस का बहाना भी नहीं बचता। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या यह कभी आसान हो जाएगा? लेखक बहुत ईमानदारी से कहता है नहीं, लेकिन यह लाइटर हो जाता है। आसान नहीं, हल्का। क्योंकि अब आप अपने साथ लड़ नहीं रहे होते। आप जानते हैं कि क्या करना है और आप उसे करते हैं, बिना ड्रामा के, बिना खुद से निगोशिएशन के। और यही साइलेंस असली जीत होती है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका बोझ कम हो जाता है। वही यहां होता है। 1 घंटा अब कोई हीरोइक एक्ट नहीं रहता, वह बस आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और यही वह मोमेंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। यहां एक आखिरी गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि चेंज ड्रामेटिक होता है। लेखक कहता है असली चेंज बोरिंग होता है। कोई नोटिस नहीं करता, कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि आप वही इंसान नहीं रहे। और यही नोइंग आपको शांत बनाती है। अब स्टेक्स आखिरी बार सामने आते हैं। अगर आप इस 1 घंटे को छोड़ देंगे तो आप सिर्फ एक हैबिट नहीं छोड़ेंगे, आप उस इंसान को छोड़ देंगे जो आप बन चुके थे। और यह लॉस बहुत चुपचाप होता है। कोई अलार्म नहीं, बस एक दिन आप खुद को फिर वही पुराना महसूस करते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह सच है। अब एक आखिरी मिरर रखा जाता है। अब यह कोई किताब नहीं है, यह आप हैं। आपने यह सब पढ़ा, सुना, समझा। अब आप जानते हैं कि क्या पॉसिबल है। और अब अगर आप नहीं करते तो वह चॉइस होगी, मजबूरी नहीं। और यही अवेयरनेस सबसे भारी होती है। थोड़ी शांति यहां भी है। लेखक यह भी कहता है कि परफेक्शन कभी गोल नहीं था, कॉन्टिन्यूटी थी। अगर आप गिरते हैं तो उठिए, अगर आप चूकते हैं तो लौटिए, लेकिन छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ना हमेशा परमानेंट होता है और बाकी सब टेम्पररी। फिर आखिरी इमोशनल झटका आता है। लेखक कहता है एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और या तो आप सोचेंगे काश मैंने उस 1 घंटे को सीरियस लिया होता, या आप चुपचाप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपने खुद को धोखा नहीं दिया। यह लाइन भीतर बहुत गहराई से उतरती है, क्योंकि दोनों फ्यूचर रियल हैं और दोनों में से कौन सा होगा यह आज तय हो रहा है। प्रोग्रेशन अब पूरा हो चुका है। समझ आई, आजमाया, अटका, गिरा, फिर उठा, और अब आप यहां खड़े हैं। कोई अप्लॉज नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, बस आप और आपकी रोज की चॉइस। और यही असली मैच्योरिटी है। अंत में कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी जाती। लेखक बस इतना छोड़ देता है, 1 घंटा हर दिन। बाकी दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। आप बदलेंगे या नहीं बदलेंगे वही तय करेगा कि आपकी जिंदगी भी बदलेगी या बस बीत जाएगी। और अब यह किताब खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी यहां से शुरू होती है। जब स्क्रीन बंद होगी, जब कोई देख नहीं रहा होगा, और जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे, आज क्या मैं बैठूंगा।